हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू यूपीएससी नीव। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत और इस बहुत ही इंटरेस्टिंग और कंसेप्चुअल लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। अब आप जैसे देख पा रहे हैं कि क्या ब्रिक्स को चिंता करनी चाहिए जिस तरीके से ट्रंप थ्रेटन कर रहे हैं ब्रिक्स नेशन को, और वो क्या वार्निंग है या वो क्या थ्रेट है जो ब्रिक्स नेशन को ट्रंप देते हुए नजर आ रहे हैं। तो हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी में यह कहा कि अगर ब्रिक्स नेशन एक ऐसा स्टेप लेते हैं जो कि यूएस के खिलाफ हो सकता है, तो मैं आप नेशंस पे, जो ब्रिक्स नेशन है, उनके ऊपर 100% टैरिफ लगा दूंगा। अब आप मेरी बात समझिए, जब मैं टैरिफ बात कर रहा हूं तो जब इंटरनेशनल ट्रेड होती है दो नेशंस के बीच में या फिर एक ग्रुप्स के बीच में, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसे टैरिफ कहा जाता है। अगर कोई भी प्रोडक्ट इन नेशन से अमेरिकन मार्केट के अंदर एंटर करेगा और आपने 100% टैरिफ लगा दी, तो जो वो प्रोडक्ट है उसका प्राइस इतना बढ़ जाएगा कि जिस भी मार्केट में वो एंटर करेगा वहां पे वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा, लोग उस देश के मार्केट्स को नहीं खरीदेंगे। और ये वार्निंग और ये थ्रेट वो देते हुए नजर आए और उन्होंने एक स्टेटमेंट यूज किया कि गो फाइंड अनदर सकर। अब ये कहा क्यों? ये इसलिए कहा कि जिस तरीके से ब्रिक्स ने ये कहा है कि हम धीरे धीरे डॉलर से मूव अवे करेंगे, यानी कि अब हम जो ट्रेड करना चाहते हैं, स्पेशली जो ब्रिक्स नेशन आपस में ट्रेड करना चाहते हैं, वो डॉलर से दूर होके करेंगे। यानी कि वो या तो अपनी खुद की एक करेंसी लेके आएंगे या फिर वो जो नेशनल करेंसीज हैं, यानी जो ग्रुप्स में मेंशन जो करेंसीज हैं, जो ग्रुप्स में नेशंस हैं, उनकी जो करेंसी है उनमें ट्रेड की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, या तो ब्रिक्स नेशन अपनी खुद की करेंसी ला सकता है, उसका एक नया नाम ले सकता है जिसमें बाकी सारे नेशन जो हैं उन्हीं उसी करेंसी में ट्रेड करेंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि जब रशिया इंडिया ट्रेड करे तो एक तरफ से ट्रांसफर जो हो रहा हो या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो हो रहा हो वो रुपीज में हो रहा हो, उधर से रूबल आ रहे हो, ऐसा देखा जा सकता है। और ट्रंप ने यह वार्निंग इसीलिए दी कि अगर आप अपनी करेंसी बनाएंगे, कॉमन करेंसी, या फिर आप लोकल ट्रेड करेंगे जैसे कि रशिया इंडिया, इंडिया चाइना, तो मैं आपके ऊपर ये 100% टैरिफ लगा दूंगा। और ये सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी जिस तरीके से यूएस की ट्रेड वॉर चल रही है चाइना के साथ में। ना खाली चाइना के साथ में, अब तो मैक्सिको, कनाडा, इन सब के साथ में हो चुकी है। और उसका सबसे बड़ा रीजन है ट्रेड डेफिसिट। यानी कि जब दो नेशंस मान लीजिए ट्रेड करते हैं और जो माल अमेरिका के अंदर एंटर कर रहा है उस पर्टिकुलर नेशन का, फॉर एग्जांपल चाइना का एक माल, बहुत सारे माल आ रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं अमेरिका के अंदर, उसका प्राइस ज्यादा है, यानी कि अमेरिका वहां से इंपोर्ट कर रहा है और उसका जो अमाउंट है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अमेरिका जितने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहा है चाइनीज मार्केट में। तो अगर अमेरिका ज्यादा इंपोर्ट करेगा इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट, जब हम एक पर्टिकुलर नेशन की बात करते हैं, तो उनका ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाएगा। और इस कंटेक्स्ट में अगर वो ऐसा करते हैं तो उसकी वजह से होता क्या है कि जो ग्लोबल चेन है या फिर जो ग्लोबल सप्लाई है या फिर सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हो जाएगी। इस बारे में बात की जाती है। बट जो ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं लूला डी सिल्वा, वो ये कहते हैं कि ब्रिक्स नेशन कमिटेड हैं, हम डिटरमाइंड हैं, हमारा दृढ़ संकल्प है और हम ऐसा करके रहेंगे चाहे से आप हमें कितनी ही धमकियां दे लो। अब एक बात आपको यह चीज समझनी पड़ेगी कि अगर मान लीजिए कि आप डॉलर का यूज नहीं कर रहे हैं, आप लोकल करेंसी का यूज कर रहे हैं या फिर आपने एक कॉमन करेंसी बना ली है, तो उससे यूएस को क्या घाटा है? सबसे बड़ी बात आपको यह चीज समझनी पड़ेगी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी ग्लोबल ट्रेड होती है उसमें 80% आप डॉलर्स का यूज करते हो उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में, फाइनेंशियल ट्रेड में। तो कहीं ना कहीं जो यूएस की इकोनॉमिक डोमिनेंस है वो आती है जिस तरीके से हम ट्रेड में डॉलर का यूज करते हैं। अगर ऐसे नेशंस बार बार अलग तरीके से मूव करते जाएंगे डॉलर से, तो ये एक प्रेसिडेंट सेटअप हो जाएगा और बाकी नेशंस भी ऐसा करने लगेंगे, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक डोमिनेंस है यूएस की वो धीरे धीरे कम होगी। पहली चीज आपको यह समझनी चाहिए। दूसरा, मैं बात करूंगा कि ये नेशंस जो हैं वो डॉलर को छोड़ के क्यों अपनी लोकल करेंसी पे आ रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि पर्टिकुलर ग्रुप ये डिसाइड कर रहा है कि हमारी एक कॉमन करेंसी होगी, या फिर आजकल जो नेशंस हैं वो लोकली क्यों ट्रेड कर रहे हैं अपनी करेंसी के अंदर? उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ब्रिक्स ग्रुप जो है वो काफी टाइम से ये चीज डिसाइड करके बैठा है कि अब हम यूएस के ऊपर, यानी यूएस डॉलर से हमारी रिलायंस जो है वो धीरे धीरे कम कर देंगे। स्पेशली जिस तरीके से सिचुएशन अनफोल्ड होके आती है, राइट, जिस तरीके से जो
यूएस का फेडरल बैंक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे आरबीआई है तो वहां पे एक फेडरल रिजर्व बैंक है, वो अपनी रेट्स को बढ़ाता घटाता रहता है, उसकी फ्लक्चुएशन की वजह से हमारे ऊपर इफेक्ट होता है। मैं आगे डिस्कस करूंगा कि कैसे इफेक्ट होता है। दूसरा, यूएस जब चाहे जब किसी नेशन पे सैंक्शन लगा सकता है, जिसकी वजह से ट्रेड करना और मुश्किल हो जाता है, और उस नेशन के साथ में किसी और नेशन का ट्रेड करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूएस ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए थे जब रशिया ने इन्वेड किया था यूक्रेन में, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उनका किसी और नेशन के साथ में भी ट्रेड करना। मैं उसके बारे में बात करता नजर आऊंगा। और ब्रिक्स जो है धीरे धीरे अभी एक्सपेंड करा है और बहुत सारे नए मेंबर्स आए हैं। आपको पता है कि पहले ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना थे, फिर उसके बाद में साउथ अफ्रीका ज्वाइन करता है, और अब धीरे धीरे ये ग्रुप जो है वो बढ़ता जा रहा है और अभी ऑफिशियली 10 मेंबर्स हैं। 11th जो आपका सऊदी अरेबिया है, अभी तक उन्होंने ऑफिशियली जो है ये डिसाइड नहीं किया है कि वो ब्रिक्स के मेंबर बनेंगे नहीं बनेंगे। आपके सामने ये सारे के सारे जो हैं वो आप देख सकते हो, 10 के 10 मेंबर हैं। और आपको मैं आगे एक एमसीक्यू भी दूंगा जिसमें आपको बताना है कि रीसेंट मेंबर कौन है ब्रिक्स का। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया एक बहुत ही बड़ा मेगा इवेंट जिसका नाम है आरंभ, जो कि आज मार्च 1 को हो रहा है। आप देख सकते हो इसको लाइव जेई नेक्सस बाय अनअकैडमी पे 7 बजे से 9 बजे। आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना है, जो लिंक मिलेगी उसमें आप बहुत सारे अवार्ड्स, बहुत सारे सरप्राइजेस, बहुत सारा फन है। इसमें बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे हैं और बहुत बड़ा क्रेडिबल क्रिकेटर भी आ रहा है, जैसे कि जसप्रीत बुमराह, फराह खान, सुनील ग्रोवर और रवि गुप्ता। तो आप जुड़ना मत भूलिएगा। प्लीज एंजॉय दिस इवेंट। अब बात करते हैं कि ब्रिक्स की खुद की एक कॉमन करेंसी तो नहीं है, ठीक है, बट उनके मेंबर्स प्रमोट करना चाहते हैं। बट अगर मैं एक्सपर्ट्स की मानूं तो यह होना बहुत मुश्किल है। पहली चीज, आने वाले टाइम पे ब्रिक्स नेशन डी डॉलराइज करें, यानी कि डॉलर से मूव अवे करें, तो पहली चीज तो ब्रिक्स की जो करेंसी है अभी कॉमन करेंसी, उसके आने वाले टाइम तक आप थोड़े टाइम तक देखेंगे कि कोई चांसेस नहीं है कि ऐसा हो कि ब्रिक्स की एक कॉमन करेंसी हो। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो है यूएस की इकोनॉमी को भी हर्ट कर सकता है, क्योंकि यूएस जो है अभी वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और जो इन नेशंस के साथ में ट्रेड करते हैं तो वहां पे बहुत डिफिकल्टी जो है वो आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि मेजर नेशंस का जो ट्रेड है वो डॉलर के अंदर होता है और अभी कॉमन करेंसी आना मुश्किल है। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने साफ साफ ये कहा था जब डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि अगर आपने अपनी कॉमन करेंसी लेके आए तो हम आपके ऊपर 100% टैरिफ लगा देंगे, तो उन्होंने बोला कि अगर आप हमको फोर्स करोगे, कंपेल करोगे, तो डेफिनेटली हम ऐसा करेंगे। अब चीजें समझने वाली यह है कि ब्रिक्स को बनाया क्यों गया, राइट? ब्रिक्स के पीछे रीजन क्या था बनाने का, आपको समझना पड़ेगा। आप जब देखेंगे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में, चाहे से वर्ल्ड बैंक हो, चाहे से G7 हो, या फिर कोई भी और इंस्टीट्यूशन हो, उसमें आपको वेस्टर्न नेशंस की ज्यादा डोमिनेंस देखने को मिलेगी। तो ब्रिक्स जो बनाया गया था उसका मकसद यह था कि हमारे पास में भी एक अल्टरनेटिव ग्रुपिंग होनी चाहिए जिससे कि हम वेस्टर्न नेशंस को काउंटर कर सकें। और उसके बाद में जो है ब्रिक्स का निर्माण होता है, ब्रिक्स को बनाया जाता है। सबसे बड़ा मुद्दा यह था जिससे कि हम जो इन वेस्टर्न नेशंस का जो इन्फ्लुएंस है इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में उसको धीरे धीरे कम कर सकें। अब मान लीजिए आपने ग्रुपिंग तो बना दी और आपने अपने ग्रुपिंग में बहुत सारे नेशंस भी लिया है, ठीक है, स्पेशली जब जिस ग्रुपिंग में रशिया और चाइना हो तो उनका मकसद तो 100% यही होगा कि हम वेस्टर्न नेशन से दूर रहें, क्योंकि इन दोनों की आइडियोलॉजीज डिफरेंट है जिस तरीके से ये काम करते हैं। अब अगली बात यह है कि जो ये ब्रिक्स नेशन कर रहे हैं, जो अल्टरनेटिव एक वे बनाया है, अल्टरनेटिव सिस्टम बनाया है जिसमें कि वो वेस्टर्न नेशन से हट रहे हैं, वो कितना सफल हो पा रहे हैं वो आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि अभी भी ब्रिक्स के अंदर बहुत ज्यादा इंटरनल मुद्दे हैं, क्योंकि जहां इंडिया एक न्यूट्रल स्टैंड लेता हुआ नजर आता है, वही रशिया और चाइना बहुत एग्रेसिव है इस चीज को लेके। और जिस तरीके से अभी रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन के अंदर, तो वहां पे भी कई बार आपको ब्रिक्स के अंदर इंटरनल डिविजन्स और आप कह सकते हो कि इंटरनल मतभेद देखने को मिलते हैं। और ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है इस नेशन के लिए, क्योंकि जितना जीडीपी हम होल्ड करते हैं, जितने यहां पे लोगों की पॉपुलेशन है, वो एक बहुत बड़ा मार्केट उभर के आती है। इसलिए हमें ब्रिक्स को नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अभी भी ग्लोबल ट्रेड में जो डॉलर है वो 80% यूज होता है, जितनी भी ग्लोबल ट्रेड होती है। तो इतना आसान नहीं होगा ब्रिक्स के लिए ये सारी चीजें खत्म करना। ये स्टडी जो है अटलांटिक काउंसिल जियो इकोनॉमिक सेंटर्स के द्वारा की गई थी। ना तो यूरो और ना ही ब्रिक्स प्लस अभी तक सक्सेसफुली रिड्यूस हो पाए हैं व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल रिलायंस
ऑन डॉलर, इसको अभी तक वो खत्म नहीं कर पाए हैं। अब आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपको अब कंसेप्ट्स बताता हूं जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। डी डॉलराइजेशन। अब आपको समझना पड़ेगा कि डी डॉलराइजेशन से मैं क्या कह रहा हूं। वैसे मैं आपको बता चुका हूं ब्रीफली, बट अब अपन कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे बात कर रहे हैं तो हमें जानना जरूरी है। डी मतलब रिमूवल और डॉलराइजेशन मतलब जब ऐसी प्रोसेस जिसमें आप डॉलर का यूज कर रहे हैं, तो यानी कि आपकी एक ऐसी प्रोसेस है जिससे कि आप डॉलर से दूर जा रहे हैं। अब इसका मतलब कि अगर आप कोई इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जब आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात कर रहे हैं, तो आपकी रिलायंस डॉलर से धीरे धीरे कम होती जाएगी। अब आप पूछेंगे कि डॉलर से हमें रिलायंस कम क्यों करनी है? क्योंकि अब अगर आप डॉलर पे निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं, तो उसके साथ में आती है रिस्क। अब वो कौन सी रिस्क है? जब जब यूनाइटेड स्टेट्स अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज लेके आएगा, जब जब यूनाइटेड स्टेट्स किसी ग्रुप को या किसी नेशन को बैन करेगा या फिर उसके ऊपर सैंक्शन लगाएगा, और तीसरी बात, जब जब मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज आएगा और जिस तरीके से मार्केट डायनेमिक्स और आपका ट्रेड यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डायनेमिक्स चेंज होंगे, तो उसकी वजह से हमें एक्सचेंज रेट में भी फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। अब ये डी डॉलराइजेशन होता क्या है, मतलब कि इसकी क्या प्रोसेस होती है, दो तीन मैं आपको स्टेप्स बता देता हूं। पहली आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि यहां पे देखा जाता है कि ग्रुपिंग्स या फिर कंट्रीज लोकली ट्रेड करते हैं, यानी कि जो उनकी खुद की नेशनल करेंसी है उसमें ट्रेड किया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर इंडिया और रशिया ट्रेड कर रहे हैं तो इंडिया रुपीस में ट्रांजैक्शन करेगी और रशिया रूबल में। इस तरीके से लोकली ट्रेड किया जाता है। दूसरा, ये क्या करते हैं, अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि जैसा आपको पता है कि इंटरनेशनली अगर आपको ट्रांजैक्शन करने हैं तो एक स्विफ्ट प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड काफी नेशंस के द्वारा यूज किया जाता है। अगर आपके ऊपर किसी ने सैंक्शन लगा दिए तो, और आपको अगर ब्लॉक कर दिया और अगर आपको बैन कर दिया, तो आप इस पेमेंट सिस्टम का फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसलिए ये कंट्रीज और ग्रुपिंग्स ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करती हुई नजर आती हैं या उसके बारे में बात करती हुई नजर आती हैं। तीसरा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अगर आप लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे तो आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाइड होगा। अभी मान लीजिए आप गोल्ड रखते हैं, आप एसडीआर रखते हैं, आप डॉलर रखते हैं, आप यूरो रखते हैं, फिर आप अपनी करेंसी का भी रिजर्व रखेंगे। जैसे कि अगर मैं रशिया से कर रहा हूं तो मैं रूबल रख लूंगा, चाइना से कर रहा हूं तो रेनमी भी रख लूंगा। इस तरीके से मैं अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को भी बढ़ाता जाऊंगा। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो दर्शाती हैं कि हम डी डॉलराइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन डी डॉलराइजेशन समझ में आ गया, डिपेंडेंस समझ में आ गई, रिस्क समझ में आ गई, लेकिन रिस्क कैसे? अब रिस्क कैसे है उसको समझने के लिए आपको मेरे साथ में जुड़ा रहना पड़ेगा। पहली चीज मैं बताऊंगा कि कैसे यूएस मॉनेटरी पॉलिसी से आपको रिस्क देखने को मिलता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने बोला यूएस मॉनेटरी पॉलिसी। अब एक बात मुझे बताइए, फॉर एग्जांपल यूएस ने अपने जो यूएस का फेडरल बैंक है, जैसे हमारे आरबीआई वहां पे फेडरल बैंक है, अगर वो अपनी इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाता है, यानी कि वहां पे इन्फ्लेशन ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है, और वो चाहता है कि जो लोग बोरो कर रहे हैं या फिर जो बैंक लैंड कर रहे हैं, अब उसकी रेट को बढ़ा दिया जाए। जब उसके इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाएगा तो लोग कम बोरो करेंगे, जिसके मतलब मनी सप्लाई कम हो जाएगी मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से वो इन्फ्लेशन को रोक पाएंगे। लेकिन जैसे ही यूएस मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ती हैं, तो बाकी कंट्रीज में जिन लोगों ने भी, इन्वेस्टर्स ने पैसा लगा रखा है बॉन्ड्स में, असेट्स में, वो वहां से अपना इन्वेस्टमेंट उठा के अमेरिका में इन्वेस्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें वहां पे ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं। जिसकी वजह से होता क्या है, जिसकी वजह से डॉलर में मजबूती आती है। अब डॉलर में मजबूती कैसे आएगी? डॉलर में मजबूती आएगी क्योंकि अब डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, लोग वहां पे बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो इन्वेस्टमेंट होगी किसमें? आपको पहले बॉन्ड खरीदना है तो आपको डॉलर देना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको डॉलर देना पड़ेगा। मतलब कि डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, यानी कि डॉलर मजबूत हो रहा है। और जब डॉलर मजबूत हो रहा है तो बाकी जो कंट्रीज हैं, अगर वहां पे जब भी डॉलर, मान लीजिए मैं इंडिया का एक इन्वेस्टर हूं, मैं यूएसए में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो मेरे पास में पैसे हैं और डॉलर मजबूत होता जा रहा है और मुझे इन्वेस्ट करना है, तो क्या होगा? डॉलर मजबूत हो रहा है तो डॉलर एप्रिशिएट करेगा और
जो हमारी करेंसी है वो डेप्रिशिएट करेगी, यानी कि उसमें कमी आएगी। और जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल अगर $1 पहले 60 था, 60 रुपीज़ में एक डॉलर था, और अब डॉलर मजबूत हो रहा है, तो अब मुझे $1 70 रुपीज़ का हो गया। तो ऑब्वियसली बात है मेरी जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट कर गई, और इसे मैं कहता हूं एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन। और इसके बारे में बात करूंगा कि ये कैसे इंपैक्ट करती हुई नजर आती है। तो ये चीज आपको समझ में आई कि किस तरीके से डॉलर मजबूत हुआ, किस तरीके से कैपिटल फ्लो हो जाएगा। तीसरा, अगर किसी ने डॉलर अगर वो खरीदना चाहता है, बोरो करना चाहता है, तो उसके लिए बोरोइंग कॉस्ट भी बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी, यानी बोरोइंग कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। ये यूएस मॉनेटरी पॉलिसी है जिसके बारे में मैंने बात करी। अब एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन होता है, अगर डॉलर एप्रिशिएट करता है, अगर डॉलर एप्रिशिएट करता है, तो अगर हमें कोई एक्सपोर्ट करना है, यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहा हूं, या फिर मैं अपने प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर रहा हूं। मान लीजिए मैं किसी एक नेशन से प्रोडक्ट खरीद रहा हूं, तो मुझे पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। मेरे लिए क्या होगा, मेरे लिए इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मेरे लिए इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे, जिसकी वजह से मेरे प्रोडक्ट जो है वो भी एक्सपेंसिव हो जाएंगे और मुझे मार्केट में इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है। हालांकि $1 में 70 रुपीज का हो जाएगा, जिससे मेरे एक्सपोर्ट्स तो सस्ते हो जाएंगे। बट अगर ऐसा लगातार चलता रहा तो हमारी इंडस्ट्री, हमारे मार्केट के लिए अच्छी चीज नहीं है, और ये इस लेवल पे, ट्रेड के लेवल पे भी अच्छी चीज नहीं है। और अगर ऐसा हुआ तो इंपोर्ट्स और ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे, हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलेगी। ये दो चीजें आपको समझ में आई। इस तरीके से डिपेंडेंसी बढ़ जाती है और यहां से रिस्क एसोसिएट हो जाती है, चाहे से कैपिटल आउटफ्लो होना हो, चाहे डॉलर डेप्रिशिएट होना हो, हमारी करेंसी वीक होना हो, हाई बोरोइंग कॉस्ट बनना हो, ट्रेड पे इफेक्ट आना हो। ये सारी चीजें होती हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। अब मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर ली, मैंने एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन की बात कर ली। अब तीसरी बात करता हूं मैं बैन और सेक्शंस की। अब देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ने मान लीजिए किसी एक कंट्री के ऊपर सैंक्शन लगा दिए, तो वो उस कंट्री को लिमिट कर रहा है कि आप कुछ प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, चाहे वो ऑयल हो सकता है, चाहे वो गैस हो सकता है, चाहे वो हाई सिक्योरिटी या फिर हाईली टेक्निकल डिफेंस इक्विपमेंट्स हो सकते हैं। तो पहले उसकी ट्रेड यहां से खत्म हो गई। दूसरा, अगर प्राइमरी सेक्शंस और सेकेंडरी सेक्शन, प्राइमरी सेक्शन में क्या होगा कि मान लीजिए यूएस ने किसी नेशन पे सैंक्शन लगाए, तो वो फर्म और वो इंडिविजुअल ट्रेड नहीं कर सकते हैं उनके साथ में। तो यूएस फर्म्स और इंडिविजुअल जो है वो ट्रेड नहीं करेंगे उस कंट्री के साथ में। और अगर आपने सेकेंडरी सैंक्शन लगाए, जिसमें आपने थर्ड पार्टी को बोला, जैसे मान लीजिए रशिया को पे सैंक्शन लगाई यूएस ने, अब यूएस बोल रहा है इंडिया को कि अगर आपने रशिया से ट्रेड किया तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो अगेन इस चीज की वजह से होता क्या है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। और जब सैंक्शन लगाए गए थे रशिया में, रशिया जब ने इन्वेड किया था यूक्रेन में, तो उनका जो पैसा था फॉरेन बैंक्स के अंदर उसको फ्रीज कर दिया गया था। तो वो ट्रेड में वो और दिक्कत आती है। तीसरी चीज है, अगर मान लीजिए किसी नेशन पे बैन लगा दिया, ईरान पे लगा दिया, रशिया पे लगा दिया कि जो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है उसको आप यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि हमने आपको बैन लगा रखा है, तो अगेन आपकी ट्रेड पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। तो इसी वजह से लोग जो हैं वो डॉलर पे अपनी डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, एक अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम बनाना चाहते हैं, अल्टरनेटिव करेंसी बनाना चाहते हैं, जिससे कि यूएस पे कम डिपेंडेंट होना पड़े। होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, राइट। जैसे अच्छे से मैंने पहले बताया कि कैसे न्यूज कनेक्ट करते हैं, न्यूज के अंदर कैसे स्टैटिक को कनेक्ट किया जाता है, यहां पे हमने वो किया है। आपके लिए एक एमसीक्यू है जिसमें 2025 में, एज ऑफ 2025 ब्रिक्स का नया एडिशन क्या है, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, इथोपिया। मैं आपके मैसेज का वेट करूंगा, जो भी सही आंसर देगा मैं उसको इमोजी सेंड करूंगा। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए। अगर इस लेक्चर ने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करी, आपको लगता है किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, तो उसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Again, thank you very much for giving me precious time. Stay safe, stay happy. Shabba khair.